स्टार्ट अवर फॉर्मूला बाइबल चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर ट्री से। अब फैक्टर ट्री समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल का सपोर्ट लूँगी विच इज़ 126। 126 का हम फैक्टर ट्री करेंगे। 126 को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं इट विल बी 63। 63 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी 21। इसको वापस जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 7। तो हम ये हमारा फैक्टर ट्री है। इट मीन्स 126 के ये फैक्टर्स निकलेंगे। क्लियर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो 16 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नहीं होता है, मतलब बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आता है। अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब 16 2 8 2 4 2 2 2 1 प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और जब हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 2 12 2 6 2 3 3 1 it will be 2 into 2 into 2 into 3। तो हम जब भी ये चीज़ करते हैं, कभी भी कोई कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो फैक्टराइजेशन होगा ना वो हमेशा यूनिक होगा। अब चाहे कैसे भी ऑर्डर चेंज कर लो बट ये जो सीरीज़ होगी ये हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी। ठीक है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ HCF एंड LCM। लेट्स से हमारे पास में ये दो नंबर है। ठीक है। इसका हम HCF और LCM निकालेंगे। HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 92। सो हम क्या करेंगे? 510 का LCM निकालते 2 की टेबल में आता है 255 टाइम्स। फिर ये 3 की टेबल में आता है 5 10 12, हाँ 24 आता है 8 टाइम्स एंड देन 15 आता है 5 टाइम्स। 9 10 11 12 13 5 की टेबल में 1 7 टाइम्स एंड 17 की टेबल में 1 टाइम्स। एंड देन 92 का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे 2 की टेबल में 46 टाइम्स, 2 की टेबल में 23 टाइम्स, 23 की टेबल में 1 टाइम। तो 510 को वी विल एक्सप्रेस एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 92 को वी विल एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 3 नहीं आ रहा है। 2 के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है, राइट। तो इसमें HCF हो जाएगा 2 और LCM निकालने के लिए हम कॉमन भी लेंगे और साथ में बची हुई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर लेंगे 2 इंटू 23। ठीक है। अब जो भी मल्टीप्लाई आता है इट विल बी LCM। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक सिंपल से फॉर्मूले पे बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे विच इज़ HCF ऑफ एनी नंबर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। ये एक फॉर्मूला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसको समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन का हेल्प लेंगे। यहाँ पे एक नंबर है A विच इज़ 306, दूसरा नंबर है B विच इज़ 657 और इन दोनों का HCF गिवन है विच इज़ 9। हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM। इस फॉर्मूले के हिसाब से HCF इज़ 9, LCM हमें पता नहीं है। A will be 306 and B will be 657। तो LCM निकालने के लिए हम 306 को 657 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स कट इट विथ 3 1 0 2 और ये फिर से कट होगा 3 4। नंबर बचा 34 इंटू 657
अब जो भी मल्टीप्लाई करके चीज़ आती है इट विल बी LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। ठीक है, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का है, 3 मार्क्स का या 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, किसी भी रूट वाले नंबर को आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। फॉर दैट यू नीड टू नो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम द ऑपोजिट, कि मान लो मैं ये √3 को प्रूव कर रही हूँ। ठीक है, लेट √3 बी, अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, लेट √3 बी रेशनल। अगर ये √3 रेशनल है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि लेट्स से मैं P अपॉन Q नहीं लेके A अपॉन B ले लेती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और A और B, A एंड B आर को प्राइम नंबर। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। जब हमने ट्रांसफ़र करा तो अब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रही हूँ, दोनों को स्क्वायरिंग कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये हो जाएगा 3B² और ये हो जाएगा A²। अब बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं A² अपॉन 3 कर लूँ तो ये B² की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि हैंस 3 डिवाइड्स A²। अगर 3 A² को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स A। ठीक है, हैंस वी कैन से दैट A अपॉन 3 इज इक्वल्स टू C। ठीक है, अब अगर ये चीज़ है तो 3B² इज इक्वल्स टू A² है, ये चीज़ हमें पता है यहाँ से, ये चीज़ ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू 3C डालेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे 3C और इसका स्क्वायर, इट विल बी 3B² इक्वल्स टू 3C, 3 3 ज़ा 9C²। तो B² इज इक्वल्स टू 9C² अपॉन 3। B² is equals to 3C². Hence 3 divides B. तो 3 अगर ये दोनों चीज़ें हो रही है तो हम लास्ट में जाके क्या बोल सकते हैं, 3A को भी डिवाइड कर रही है, यहाँ पे 3B को भी डिवाइड कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये को प्राइम नहीं है नंबर। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल नहीं हुआ, और अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। ठीक है, सो लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे, हैंस इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। अगर इफ़ दिस टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम देन इट इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि आपको ये चीज़ ऐसे सॉल्व करनी है। लेट्स गेट टू अवर चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल 3 तरह के होते हैं। पॉलिनॉमियल मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप अलजेब्रा और नंबर्स दोनों का यूज़ करके कुछ टर्म्स क्रिएट करते हो, इसे हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं।
अब पॉलिनॉमियल 3 तरह के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और भी होते हैं, पर अभी के लिए हमें 3 तरह के पॉलिनॉमियल्स पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर बोलते हैं। पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 हो क्यूबिक बोलते हैं। ना इसका मतलब क्या है, जैसे x + 1। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर मतलब x के ऊपर जो मेन पावर लग रही है वो लग रही है 1 की, कुछ नहीं लग रही है मतलब 1 की लग रही है। जैसे इसमें है x² + x + 1, इसमें हो जाएगा x³ + x² + x + 1। आगे नंबर कुछ भी आ सकते हैं, जैसे 36, कुछ भी नंबर आ सकते हैं, बट यहाँ पे मेन ध्यान जो देने वाली बात है वो है कि क्यूब आ रहा है पावर में। यहाँ पे सबसे मेन जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि लीनियर में सबसे बड़ी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है और क्यूबिक में 3 होती है, ठीक है। हम एक एक करके इसके कुछ चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, जैसे इसका पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पूरा चैप्टर है, जैसे इट विल बी लाइक x + y + 1। तो 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं पर पावर 1 ही है, तो इसका एक अलग से चैप्टर है, तो हम उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। ग्राफ प्लॉटिंग मतलब अगर कोई नंबर्स दे रखे हैं हमें उसे ग्राफ में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर कहीं पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो आपको ये मान लेना है कि ये वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे मतलब मैथ्स के अंदर उन एक्स की वैल्यू को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे एक्स की एक वैल्यू है तो उसे अल्फ़ा बोला जाएगा, दूसरी वैल्यू को बीटा बोला जाता है, और तीसरी वैल्यू को गामा बोला जाता है, ठीक है। पैराबोला कर्व, अगर पैराबोला कर्व के बारे में बात कर रहा है तो ये है अपवर्ड पैराबोला कर्व, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला कर्व। मतलब किसी ग्राफ में अगर आपको ये कर्व दिख रहा है तो इस कर्व का नाम क्या होता है, पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये तो मैंने बताया ही आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। कभी भी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -b/a। मतलब x की पहली वैल्यू को और x की दूसरी वैल्यू को जब भी तुम सम करोगे तो तुम्हें -b/a मिलेगा, और दोनों का जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें c/a मिलेगा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में रिलेशन कैसा होता है कि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ का जब सम करोगे, मतलब x की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू का जब सम करोगे तो हमेशा -b/a आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा उसका फ्रैक्शन नेगेटिव में। जब भी तुम अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का सम करोगे तो c/a मिलेगा, और जब भी तुम तीनों का सम करोगे तो यू विल गेट -g/a, ठीक है। लेट्स गेट टू चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे लेट पहली इक्वेशन भी दिस एंड दूसरी इक्वेशन भी दिस, ठीक है। लेट कर लो, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है, अगर ये और इसका फ्रैक्शन करने पर और इसका फ्रैक्शन करने पर इक्वल नहीं आ रहा है तो इट इज़ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ना। व्हाट इज़ मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस, ग्राफ जो बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, और जब भी ऐसा ग्राफ बनता है तो ये दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका वो एक ही सोल्यूशन होगा, मतलब x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यू विल गेट अ यूनिक सोल्यूशन। जब भी तुम a1/a2, b1/b2, c1/c2 कर रहे हो और तीनों इक्वल आ रहा है, देन यू विल गेट कंसिस्टेंट डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब है तुम्हें एक कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, जैसे पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन इसके ऊपर ही एक और लाइन मिल जाएगी। तो ऐसा जब भी होता है
तो एक के ऊपर एक लाइन मिलती है जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, जैसे x की ये वैल्यू भी होगी, ये 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 भी होगी। आपको बहुत सारे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे। आप इसके अंदर और भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, तो आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। और ये लाइन इन्फिनाइटली जा रही है, तो आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। जब भी फर्स्ट वन इक्वल है और दूसरा वाला इक्वल नहीं है, देन यू विल गेट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। इसका मतलब है आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, और ये आपस में कभी जाके टकराएगी नहीं। और अगर कहीं टकराएगी नहीं तो आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे पास में ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास में तीन तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये आपके पूरे चैप्टर को पूरा क्लियर कर लेगा। हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों मेथड्स को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कीप इट फॉर कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं ग्राफिकल मेथड के लिए एक छोटी सी टेबल बनाऊँगी। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलती है तो आपको क्या करना है, छोटी सी टेबल बनानी है x और y के लिए। अब पहले मैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 कर रही हूँ। x की जगह अगर मैं 0 डालूँगी तो 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/3, तो 2 मिलेगा मुझे। तो x की जगह 0 डालने पर y मुझे 2 मिल रहा है। एक और वैल्यू डाल देते हैं। x की जगह अगर मैं कितना डाल देती हूँ, 3 डाल देती हूँ लेट्स से, तो y की जगह मुझे मिलेगा 3। वो निकालना पड़ेगा हमें, इक्वेशन में हमें 3 डालना पड़ेगा। 3 + 3y इज इक्वल्स टू 6। 3y इज इक्वल्स टू 6 - 3 3, y इज इक्वल्स टू 1। तो x की जगह 3 डालने पर y मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वाले का निकाला है। किसके लिए निकाला है, x + 3y इज इक्वल्स टू 6। दूसरे वाले का निकालते हैं सेम। 2x - 3y, तो मैं x की जगह 0 डालती हूँ, तो -3y इज इक्वल्स टू 12। y इज इक्वल्स टू 12/3 मीन्स 4 माइनस का। तो सेकेंड टेबल कुछ ऐसे बनेगी। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। टू एक्स - 3y इज इक्वल्स टू 12। x की जगह 0 डालने पर y माइनस का 4 मिल रहा है। ठीक है, अब लेट्स से x की जगह हम कुछ और डाल के देखते हैं। क्या डालना चाहिए, 3 डालते हैं। y की जगह हमें क्या मिलेगा, 2 3 - 3y इक्वल्स टू 12। 3 2 = 6 - 3y इक्वल्स टू 12। -3y इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो x की जगह 3 डालने पर आई विल गेट -2। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरे पास में ग्राफ है। इट इज़ y एक्सिस एंड इट इज़ x एक्सिस। मैं यहाँ पे ये मार्क कर रही हूँ फॉर ईच सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपको ये पूरा ही लिखना होता है, पर मैं आपको ये शो कर रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, जैसे x इज इक्वल्स टू 2। अब मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 है, x इज इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 2 है, तो इट विल बी हियर। x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1, इट विल बी हियर।
ठीक है, तो एक लाइन जाएगी कुछ ऐसे। दूसरे वाले ग्राफ के लिए आई विल टेक x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 यहाँ पे। एंड जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ पॉइंट। तो ये आपके x और y की वैल्यू होगी। अब देखो मेरा ग्राफ बहुत अलग तरीके से बना है क्योंकि आई डिड नॉट टेक एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो मेरा यहाँ पे मिल रहा है। आपका जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा लेट्स से मेरा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। हमारे पास में सेम दो इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू डालूँगी 6 माइनस 3y, 6 टू जा 12, 3 टू जा 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 9y इक्वल्स टू 12, माइनस 9y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12, माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यही वैल्यू मैं कहाँ डालती हूँ, यही वैल्यू मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0, इट विल बी 6, ठीक है। तो कुल मिला के आई विल रियलाइज़ कि ये पॉइंट 6 पे आके मिलता और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर। इसी को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सेम इक्वेशन पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है वो सेम होना चाहिए, या आगे वाला नंबर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मेरी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3 टू जा 6y 6 टू जा 12, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब मैं इसको एलिमिनेट करूँगी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस, प्लस का साइन है तो माइनस, उल्टा साइन लगाना है। अब यहाँ पे मैं इस साइन को नहीं देख के इस साइन को देखूँगी, माइनस वाले साइन को। तो 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, 6y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9y, 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0/9, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करना है, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसकी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब आपको हर इक्वेशन ऐसी ही मिलेगी, जैसे एग्जांपल के रूप में 6x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0,
ठीक है। या फिर हो सकता है कि 6x² + 3 = 0, ये भी हो सकता है। इस केस में आपको ये समझ जाना है कि b की वैल्यू 0 है। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ जनरली 2 ज़ीरोस, 2 वैल्यू होती है x की, अल्फ़ा और बीटा। अब ये 2 ज़ीरोस बोलो, 2 रूट्स बोलो, 2 सॉल्यूशंस बोलो या 2 वैल्यू ऑफ x बोलो, बात एक ही है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट करके एक चीज़ होती है जिसका मतलब होता है कि b² - 4ac जो भी आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स आएंगे, मतलब हमें आंसर मिलेंगे अल्फ़ा और बीटा। और अगर डी नेगेटिव है तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों ही नहीं मिलेंगे। और 2 इक्वल रूट्स, डी अगर 0 के बराबर है तो अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल के रूप में हम मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो इस केस में जो डी आएगा वो होगा b² - 4ac के बराबर। b², b मीन्स ये 1 हो जाएगा b यहाँ पे, और a हो जाएगा 6 और c हो जाएगा -2। 1 माइनस माइनस और माइनस प्लस, 6 2 जा 12, 12 4 जा 12, 12 4 6, 48, 48 आ रहा है, 49। तो यहाँ पे d क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर? हम वापस यहाँ पे आते हैं। तो अगर जब भी पॉजिटिव होता है देन 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा 2 वैल्यू आएगी x की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। अब इसको कैसे करते हैं? आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर के 2 टुकड़े करने हैं। पहले वाले नंबर के 2 टुकड़े करने हैं और वो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 2 जा 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो मेरे पास 2 नंबर है 4 और 3। अब बोलोगे 1 के टुकड़े 4 और 3 कैसे हो रहे हैं? तो ये कुछ ऐसे हो रहे हैं माइनस करने पर। जैसे माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 आता है, और 4 3 जा 12 माइनस का 12 आता है। ठीक है, -2। साइड वाली चीज़ हमें ऐसे कैसे लिखनी है, इसको x की फॉर्म में लिखना है। तो कुल मिला के आपका सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, बीच वाले नंबर के 2 टुकड़े करने हैं और ये 2 टुकड़े साइड वाले का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्लियर? कॉमन लेते हैं अब इसमें जब कॉमन लेंगे तो आएगा 2x कॉमन, 3x - 2 बचेगा। अब जब हम बाकी के 2 चीज़ों में कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन मान लेते हैं और ब्रैकेट में बाकी सब बची हुई चीज़ें लिख देंगे। अब हमारी एक टर्म है ये और दूसरी टर्म है ये, दोनों में सेम चीज़ क्या दिख रही है आपको? 3x - 2। अगर ये सेम है तो बचा का क्या यहाँ पे? 2x, और यहाँ क्या बचा? प्लस का 1। तो ये 2 फैक्टर्स आए। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। 3x = 2, x = 2/3 -1/2। तो एक वैल्यू आएगी ये और एक वैल्यू आएगी ये। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं विच इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे श्रीधराचार्य मेथड के नाम से जाना जाता है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है विच इज़ नॉट सो सिंपल। x = -b ± रूट में b² - 4ac ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, -b ± रूट का d अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
x की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं ये वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ, मतलब मेथड तो दोनों सेम ही है क्योंकि b² - 4ac हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। b² - 4ac, तो मैं वापस उस प्रोसेस को रिपीट नहीं करूँगी। यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस √d विच इज़ 49 ट्वाइस ऑफ a विच इज़ 6। तो अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस √49 होता है क्या? 7/6 अब जब इसके दो सोल्यूशन निकलेंगे, जब हम प्लस वाला लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8/12 और जब हम माइनस वाला लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -6/12। तो इसको कट करने पर आता है माइनस का हाफ और इसको कट करने पर आएगा 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 4 की टेबल में 3 टाइम्स। x की सेम वैल्यू आएगी जो हमने पहले निकाली थी, बस तरीके अलग है। तो ये था आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स गेट टू अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन सीरीज, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें आपको नेक्स्ट नंबर जैसे 10 के बाद वाला नंबर कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे आएगा। जैसे 4 - 2 2, 6 - 4 2, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट नंबर आएगा 10 + 2 12। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह की होती है, फिनाइट और इनफिनाइट। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये फिनाइट है, और इनफिनाइट 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, आगे चलती जा रही है इक्वेशन, तो इसको इनफिनाइट ए भी बोलते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? a + d, a + 2d, a + 3d, और ये चलता जा रहा है। इसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म है, जैसे हमारे केस में 2 था। d कॉमन डिफरेंस है, जैसे ये यहाँ पे 2 कॉमन डिफरेंस था। सम ऑफ नंबर्स को हम SN से डिनोट करते हैं। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। nth टर्म, जैसे यहाँ पे 6 थर्ड टर्म है, तो A3 लिखूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, जैसे L = 10। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस फॉर्मूले से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे 7 है, d की वैल्यू 13 - 7 विच इज़ 8 9 10 11 12 13 6 है। यहाँ पे लास्ट टर्म विच इज़ an = 205 है, 205 है। हमें निकालना है यहाँ पे n, तो an = a + n - 1 d होता है। यही फॉर्मूला, यहाँ पे हमें an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, n - 1 नहीं पता है, और d की वैल्यू पता है। हम पहले प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 198, n - 1 6, डिवाइड में लेके जाते हैं, n - 1। जब हम प्लस करेंगे 33 + 1, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 34। क्लियर? SN, अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारे पास में, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं इसको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी सम ऑफ n टर्म के लिए। यहाँ पे a है
2, D है 7 - 2 विच इज़ 5, N है 10, तो हमें SN निकालना है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 10/2 ट्वाइस ऑफ A, N-1 और D, इससे हमें SN मिलेगा। 5, 2 2 ज़ा 4, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 245, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। क्लियर? तो यही है मेन चैप्टर। पर एपी के अंदर वेरिएशंस बहुत आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आता है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में एक चीज़ पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। अब इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे पास, दो ट्राइंगल बनाना। एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल अगर एग्जैक्टली ट्विन है, इसका मतलब अगर मैं इस चीज़ को इस चीज़ के ऊपर रखूँगी तो एग्जैक्टली इनके एंगल्स, इनके साइड सब एकदम बरोबर है, तो इट विल बी कॉन्ग्रुएंसी। पर अगर इसी का थोड़ा सा सही, अगर मैं इसको सिमिलैरिटी बनाना चाहती हूँ, तो एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स सेम है, ठीक है, और साइड का रेशियो जो है वो सेम है। लेट्स से अगर ये 3 है तो ये 6 है, ये अगर 5 है तो ये 10 है, तो इनका रेशियो सेम है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, रेशियो सेम कैसे हुआ, डबल है। इस ये वाली साइड इस वाले साइड से आधी है, मतलब ये अगर 1 है तो ये 2 है, ये मान लो। तो यहाँ रेशियो सेम हो रहा है। अगर रेशियो सेम है और एंगल्स इक्वल है तो सिमिलैरिटी, अगर एंगल्स इक्वल है और साइड्स एकदम इक्वल है तो इट विल बी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये वाला, सिमिलैरिटी का साइन होता है ये वाला। इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं, विच है सबसे पहला है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अब देखो इसको समझाने के लिए, लेट्स से दिस इज अवर ट्राइंगल। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने एक लाइन बनाई विच इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ए बी सी डी ई। अगर आपको गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, intersect the other two sides and distinct point. The other two sides are divided in the same ratio. Then AD upon DB will be equals to AE upon EC. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलती है अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है देन इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो AD अपॉन AB will be equals to AE upon AC। ये जो आधा पोर्शन है AD अपॉन AB, जो पूरा पोर्शन है वो इक्वल होगा आधे अपॉन पूरे के। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है कि अगर आपको कोई प्रोपोर्शन सेम दे रखा है, जैसे इफ़ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो आप बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या लिख सकते हो कि वो दो लाइन पैरेलल होगी। क्लियर? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अब इसके लिए मैं दो ट्राइंगल्स की हेल्प लूँगी। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल दूसरे एंगल के और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बरोबर है, देन बाय ट्रिपल ए मैं क्या बोल सकती हूँ
ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब इसी का मैं SAS अगर मैं समझाऊँ आपको, तो SAS स्टेट दैट अगर एक साइड दूसरे साइड के प्रोपोर्शन में है, बीच में एक एंगल इक्वल आ रहा है और दूसरा साइड प्रोपोर्शन में है, तो आप SAS से क्या बोल सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। नेक्स्ट प्रोपोर्शनेट थ्योरम, नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलती है कि एक साइड दूसरे साइड के रेशियो में, ये इसके रेशियो में और ये इसके रेशियो में, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय ट्रिपल S ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर। अब डबल ए प्रॉपर्टी बोलती है दो ट्राइंगल के एंगल्स अगर एग्जैक्टली सेम है, दो एंगल्स कोई भी, तो आप बाय डबल ए क्या बोल सकते हो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी पॉइंट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, साइड अ काइंड ऑफ लाइक वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ऑर्डिनेट बोलता है वाई एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ पे आके मिल रहा है, उसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 6 है, तो 3 विल बी एब्सिसा एंड 6 विल बी ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑरिजिन का मतलब होता है ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जिसमें x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। डिस्टेंस फार्मूला स्टेट दैट अगर ये एक पॉइंट है और दूसरा ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, p और q की डिस्टेंस, p की वैल्यू x1 y1 और q की वैल्यू x2 y2, तो ये चीज़ हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं कि बीच की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में p है 3/2, ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो इसको निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर होता है 1, ये होगा माइनस का 1 + 1 √2, तो ये √2 क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। सेक्शन फार्मूला P डिवाइड्स A एंड B। जैसे मान लो एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और यहाँ पे P है पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और P बीच में पॉइंट है, और ये दोनों एक दूसरे को एक रेशियो में M1:M2 में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 3:7 मान लिया मैंने। तो बताओ वो P पॉइंट का नाम क्या होगा, उस P पॉइंट का नाम क्या होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला, P x y इज इक्वल्स टू M1 मीन्स 3, x2 मीन्स 2 + 7, x1 की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन 3 + 7, ये तो आई है x की वैल्यू, मतलब यहाँ से x की वैल्यू आएगी। M1 विच इज़ 3, y2 मीन्स -4 + 7 और -2,
अपॉन 3 + 7। तो 3 2 = 6 प्लस ये माइनस का 14 अपॉन 10 माइनस का 12 माइनस का 14 अपॉन 10 माइनस का 8 अपॉन 10 माइनस का 26 अपॉन 10 4 5 13 5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 13 अपॉन 5 ये 2 पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास में, ठीक है। लेट्स गेट टू चैप्टर नंबर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल के अंदर मान लो हम रूट बी के नज़रिए से देख रहे हैं, बी एंगल बी के नज़रिए से देख रहे हैं। अगर एंगल बी के नज़रिए से देखते हैं तो ये वाली जो साइड होती है इसको बोला जाता है एडजेसेंट, ये वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये वाली साइड को बोला जाता है ऑपोजिट साइड, क्योंकि ये बी के ऑपोजिट में है, ये बी के एडजेसेंट में, और ये टेढ़ी वाली लाइन हमेशा हाइपोटेनियस होती है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, ठीक है। अब मान लो हाइपोटेनियस है 3, एडजेसेंट है 4 और ऑपोजिट है 5, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन बी की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगी। ऑपोजिट क्या था 5, हाइपोटेनियस है 3। कॉस, अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, न्यूमरेटर विल बी ओ ए ओ, ठीक है, और डिनोमिनेटर विल बी हा मीन्स HHA, ठीक है। और कॉसेक जो होता है, ये बाकी के 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पहले वाले के ऑपोजिट होता है। जैसे साइन विल बी ऑपोजिट ऑफ कॉसेक, O अपॉन H अपॉन O। कॉस विल बी ऑपोजिट ऑफ सेक एंड टेन विल बी ऑपोजिट ऑफ कॉट, ठीक है। जैसे एक और मैं करके बताती हूँ, फिर उसके बाद ये बाकी के आप फिल कर लेना। कॉस बी एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स 4, हाइपोटेनियस मीन्स 3, ऐसा आपको बाकी भी फिल करना है। आपको एक 2 एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है कि टेन हमेशा साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट हमेशा कॉस अपॉन साइन होता है। ये फॉर्मूले कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। इसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये टेबल दिमाग में छपवा लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको एक वैल्यू तो याद रखनी है, कॉस पूरा उसका उल्टा होगा, जैसे 0 हाफ 1/√2, 0 हाफ 1/√2, तो ये चीज़ ऐसे चल रही है और ये चीज़ ऐसे चल रही है। अब टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। चाहो तो जैसे 0/1 0, हाफ अपॉन √3/2 रूट, तो ये डिवाइड करने पर 1/√3 आया, इनको डिवाइड करने पर 1 आया है, √3/2 को इससे डिवाइड करने पर √3 आया। तो ये चीज़ ऐसे हमको याद रखनी है। पर आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के 3 तो मेरी मानो तो याद रख लो, स्टार्टिंग के 3 भी नहीं तो ये और ये तो याद रख लो। कॉसेक जो होगा वो कैसे होगा, कॉसेक होगा साइन का उल्टा, जैसे 0/1 तो 1/0 इन्फिनाइट, हाफ का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, तो ये उल्टे ही चल रहा है। सेक कॉस का उल्टा होगा, अरे कॉस सेक का उल्टा होगा और टेन कॉट का उल्टा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़। तो स्टार्टिंग के ये 2 याद रख लो, फिर टेबल खुद से बना सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखनी है 3, और उसके बाद में आता है चैप्टर 9 पे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मेन चीज़ आपको यही याद रखना है कि आपने अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो आपके मार्क्स गए, क्योंकि 70% आपका क्वेश्चन समझने पे जाता है और उसका सोल्यूशन होगा एकदम इत्तू सा, एकदम छोटो सा,
ठीक है। सॉल्यूशन तो बहुत छोटा होगा, पर अगर क्वेश्चन नहीं समझा है तो पूरे गए। अब इसके लिए आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मान लो ये किसी टावर की हाइट है और एक इंसान यहाँ से कोई चीज़ देख रहा है, तो ये जो लाइन होगी, ये वाली, ये होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जिसे हम हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। ये होगा बेस, मतलब ज़मीन जहाँ पे वो इंसान खड़ा है, ठीक है। और ये होगी हाइट, ये वाली हाइट होगी। ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। और आपको पता ही, अगर ये इंसान यहाँ से देख रहा है तो ये एडजेसेंट साइड होगी और ये ऑपोजिट साइड होगी, ठीक है। ये जो एंगल होता है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जा रही है एंड बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये दोनों चीज़ें पहले वाले चैप्टर में सेम ही है, इसलिए मैंने वापस इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये चैप्टर 8 और 9 का कॉमन पार्ट है। अगर आपने 8 में नहीं पढ़ा तो 9 में भी नहीं आएगा, मतलब दोनों चैप्टर आपके गए, ठीक है। सर्कल्स, सर्कल्स के कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, विच इज़ पहला है रेडियस। रेडियस का मतलब होता है सर्कल के सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट को टच करने वाली एक लाइन को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब इसके बाद में आता है डायामीटर। डायामीटर का मतलब होता है सर्कल के एक पार्ट से सेंटर को टच करके सामने वाली साइड में जाने वाली एक लाइन, ठीक है, इसको बोला जाता है डायमीटर। डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है। उसके बाद में सेकंड पे आते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को पार करते हुए जा रही है और दो पॉइंट पे टच करती है हमेशा, इसको बोला जाता है सेकंड। और उससे इम्पॉर्टेंट है टेंजेंट, क्योंकि ये पूरा चैप्टर टेंजेंट पे डिपेंड करता है। एक सर्कल जिसमें एक लाइन सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है उसे बोला जाता है टेंजेंट। ये सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, ये दो पॉइंट को टच करती है। अब ये यहाँ से कोई भी पॉइंट से टेंजेंट के पॉइंट को टच करने वाली लाइन को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे इस केस में पी ए क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको दो थ्योरम याद रखनी है। पहली चीज़, टेंजेंट और सेंटर जो एंगल बनाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इफ़ ए बी इज़ अ टेंजेंट देन हमेशा सेंटर से आने वाली रेडियस टेंजेंट के 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर होगी। सेकेंड थ्योरम बोलती है दो टेंजेंट अगर सेम पॉइंट से पास हो रहा है तो वो हमेशा इक्वल होगी। इट मीन्स पी ए विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू पी बी। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक रेडियस डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए और एक वैल्यू जो हमेशा याद रखनी है विच इज़ पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये यूज़ करनी है, क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो ही ये यूज़ करनी है, ठीक है। 3.14 तभी यूज़ करनी है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस, ठीक है। सरकमफ्रेंस मतलब होती है बाउंड्री। अगर ये चीज़ है तो ये बाउंड्री होती है, ठीक है। ये बाउंड्री का वैल्यू निकालना है तो इट विल बी 2πr। अब बात करते हैं आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है आर्क, ये है माइनर आर्क। और ये जो बचा हुआ येलो पार्ट है सरकमफ्रेंस का, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। यहाँ पे एक एंगल बनेगा, लेट्स से एंगल है 30 डिग्री, तो आपको क्या करना है 30/360 और सरकमफ्रेंसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास में माइनर आर्क की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और ये हमेशा मीटर सेंटीमीटर ऐसी यूनिट में आते हैं, मतलब स्क्वायर नहीं लगता इनके ऊपर क्योंकि ये लेंथ है। मेजर आर्क
बस जैसे ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 30 मीन्स 330 अपॉन 360, और इसको आपको सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट मेजर आर्क। क्लियर? देन आते हैं सेक्टर पे। सेक्टर को आप पिज़्ज़ा का एक स्लाइस मानो, ठीक है। पिज़्ज़ा का स्लाइस है तो ये जो एरिया है इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। अब बाकी वाले को बोला जाता है मेजर सेक्टर। इसको निकालने का फॉर्मूला है ये और ये, मतलब आपको एरिया को थीटा से मल्टीप्लाई करना है, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आता है सेगमेंट पे। नाउ सेगमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेगमेंट का मतलब होता है एक कॉर्ड से सर्कल का एक पार्ट क्रिएट करना। जैसे ये वाली चीज़ एक सेगमेंट है और ये वाली मेजर सेगमेंट है, ठीक है। मतलब बचा हुआ सर्कल मेजर सेगमेंट में आएगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, आप सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दो, ठीक है। मतलब ये वाला एक सेगमेंट, ये वाला सेक्टर जो है पिज़्ज़ा का स्लाइस, उसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर दो, देन यू विल गेट दिस वाला रीजन जो हमने लाइन लाइन से शो किया, ठीक है। तो यू विल गेट सेगमेंट। ये तरीके को अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा कुछ है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमने अगर माइनस सेगमेंट की वैल्यू निकाल दी है तो मेजर के निकालने का तरीका है कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से तुम क्या करो, माइनर को हटा दो, तो यू विल गेट मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो ये चैप्टर जितना दिखने में इजी लग रहा है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए मेन, उसके बाद में ये चैप्टर इजी ही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना है बस। अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं क्यूब। क्यूब जो है, जैसे ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो क्यूब में सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल हो जाती है। सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसका एल एस जो होता है वो होता है 4a², टी एस से होता है 6a² एंड वॉल्यूम होती है a³ मीन्स साइड क्यूब। तो ये आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड की ये चीज़ होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, और ये चीज़ होती है हाइट, ठीक है। ये 4 हाइट है यहाँ पे, ये 4 लेंथ है यहाँ पे, और ये 4 ब्रेड्थ है यहाँ पे। क्लियर? तो इसके बाद में अगर हमें एल से निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, 4 वॉल्स का। जैसे ये एक वॉल हो गई, एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, और एक वॉल ये हो गई। अगर हमें इन 4 वॉल्स का, मतलब अगर रूम में ही देखो 4 दीवारों का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+b इंटू एच, 2l+b इंटू एच। अगर हमें टी एस से निकालना है तो इट विल बी 2lb+bh+hl। अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो हमें तीनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? कोन, कोन का ये पोर्शन होता है रेडियस। मतलब अब जैसे आप मान लो कि अपने एक्चुअल में आइसक्रीम कोन देखा होगा, तो उसका जो टॉप होता है वो कुछ ऐसे सर्कल के रूप में होता है, ठीक है। तो इसका कुछ रेडियस होता है। अब ये जो कोन की होती है इसको बोलते हैं हाइट, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और कोन के इस पार्ट को बोला जाता है लेंथ, एल, स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट।
हाइट ही है, बस टेढ़ी है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि ये अ काइंड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सेम चीज़ है रेडियस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर। सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, टी एस ए होता है पाई आर आर प्लस एल, और वॉल्यूम होती है इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ बेस विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर में सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, टी एस ए होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ऐसा होता है कि अगर हमें उस हॉलो सिलेंडर के टॉप और बॉटम को इंक्लूड करना है, तब हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर। ये टॉप और बॉटम इंक्लूड द रिंग्स। ठीक है। क्या मतलब है इस चीज़ का? अगर एक सिलेंडर है जो अंदर से खोखला है, ठीक है, तो ये होगी इसकी बड़ी आर और ये होगी इसकी स्मॉल आर। ये वाली लाइन कैपिटल आर, ये वाली लाइन स्मॉल आर। तो अब अगर इस रिंग का पूरा एरिया निकालना है ऊपर वाली चीज़ को इंक्लूड करके, रिंग को इंक्लूड करके, तो ये हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है। अगर इसका सिर्फ सी एस ए निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस आर, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लियर? अगर इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। हॉलो सिलेंडर का अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही टी एस है, अलग ही सी एस है और अलग ही वॉल्यूम है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब पूरे सिलेंडर का बेस तो सेम सर्कल ही होता है पाई आर स्क्वायर। ये मैं नॉर्मल सिलेंडर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब एरिया ऑफ टॉप जो होता है वो भी सर्कल होता है विच इज़ पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये है बार वाले का, ये है अंदर वाले का, और ये रिंग का, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? हॉलो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्लियर? स्फेयर की बात करते हैं। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? ये आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखना है। अब देखो लेंथ को, किलोमीटर से एच एम में जाने के लिए एच एम से डी ए एम में, डी ए एम से एम में, एम से डी एम में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो ये सब जो कन्वर्जन होता है अगर आपको करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 10 10 10, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर? अगर यही चीज़ उल्टी करोगे, उल्टी तरफ जाओगे, तो क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। अगर उल्टा जाना है तो क्या करना है? डिवाइड बाय 10। अब एक ये यूनिट याद रखनी है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब
और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है या उल्टा करना है तो हज़ार का गैप होता है। ये तीनों ही वॉल्यूम की यूनिट है। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेज़र करते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। और क्यूब को हमेशा क्यूब में, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एक्सेट्रा। कॉस्ट का फॉर्मूला रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी इस चैप्टर में काम आ जाती है। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के अंदर मैं ये एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मीन निकालने के दो तरीके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी है, पर इन दो से काम चल रहा है तो तीसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है बेस्ट फॉर स्मॉल वैल्यूज़, और अगर वैल्यूज़ ज़्यादा है तो इसके लिए आप ये यूज़ करोगे, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या करना है, ये टेबल बनानी होगी हमें ताकि हम इसके अंदर वो वैल्यू डाल सकें। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने 40 एज्यूम मीन माना है, ठीक है, कि ये बीच वाला नंबर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एफ आई, और ये दो चीज़ें तो गिवन होगी, एक्स आई एफ आई। हमने एज्यूम मीन माना 40, फिर डी निकालेंगे, एज्यूम मीन को माइनस करेंगे एक्स से, और फिर एफ आई डी आई निकालेंगे, और उसका सम आएगा 140। जैसे यहाँ पे हम 140 डालेंगे, सिग्मा एफ आई 25 और एज्यूम मीन 40, और इसको कैलकुलेट करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अपर लिमिट, जैसे यहाँ पे है अपर लिमिट 10 और 30, लोअर लिमिट, तो 10 + 30 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 20। क्लियर, ऐसे निकाला जाता है एक्स की वैल्यू या क्लास मार्क। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने का एक हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में लोअर लिमिट, अब देखो इसके लिए भी एक टेबल बनेगी, जैसे यही सेम टेबल है, फ्रिक्वेंसी ये गिवन है, हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब 5 + 8 13, और जो भी 13 में 12 ऐड करोगे तो 25, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनी है। अब आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप है n/2 निकालो। n मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट स्टेप, मतलब फ्रिक्वेंसी का सम। 25/2 निकाला 12.5। इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है, 13 जस्ट बड़ा नंबर है। सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 30 और 50, ये हमारी है मीडियन क्लास। क्लियर। अब इस मीडियन क्लास के अंदर से हम निकालेंगे लोअर लिमिट, तो 30 हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एफ आई 25 हो जाएगा। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये हो जाएगा 5। फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8, और क्लास की साइज़ कितनी है, 20। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आप निकालने के बाद में फॉर्मूले में पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। मोड निकालने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला फॉलो करना है। लो, अब क्या होगा ना कि इसमें भी आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 12। मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास है 50 और 70, क्योंकि ये 12 के सामने आ रहा है। अब सारी गिवन चीज़ें लिख दो, जैसे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, क्लास की साइज़, और ये सारी चीज़ें आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब एक सुपर फॉर्मूला याद रखना है जो बहुत जगह पे MCQs वगैरह में पूछा जाता है। थ्राइस ऑफ मीडियन जो होता है वो मोड + 2 ट्वाइस ऑफ मीन के बरोबर होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को बोला जाता है। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1, कितने में से, 2 में से।
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 है और आपके टेल आने की पॉसिबिलिटी 1 है, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। रेंज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आती है। जैसे 1/2 वॉज 0.5, तो 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आती है। अगर एकदम पक्का है कि टेल आएगा ही आएगा तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1। अगर इम्पॉसिबल है तो 0 हो जाएगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी और टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को अगर मिक्स करोगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है। टॉसिंग कॉइन, अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड या टेल आएगा, तो 2 आउटकम है टोटल। 2 कॉइन कर रहे हो तो 4 आउटकम आएंगे, 3 कर रहे हो तो 8 आउटकम आएंगे। तो कुल मिला के टोटल आउटकम जो होगा 2/n होगा। अगर 4 कॉइन टॉस कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2⁴। अगर 5 कर रहे हो तो 2⁵। क्लियर है। ये मतलब एक तरीके से जुगाड़ है पता करने का कि भाई कितने कॉइन्स टॉस करने पर कितने आउटकम आने चाहिए। डाइस, एक डाइस टॉस कर रहे हो तो 6 आउटकम आएंगे, 2 डाइस साथ में टॉस कर रहे हो तो 36 आउटकम आएंगे। कैसे आएंगे ये देख सकते हो, ये आउटकम होंगे। कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स 12 ही होते हैं, जे के क्यू, 4 जे के, 4 के, 4 क्यू के। एसेस 4 होते हैं, एसेस को आप फेस कार्ड में काउंट नहीं करते हो। टोटल रेड कार्ड 26 होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। नाम याद रखने हैं ये होता है स्पेड, ये होता है हार्ट, ये होता है डायमंड और ये होता है क्लब्स। आपको डायमंड और हार्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगा, स्पेड और क्लब में होगा, तो अच्छे से नाम याद कर लेना ये। सो हियर इज़ द एंड ऑफ आवर 14 चैप्टर्स, जिसको मैंने शॉर्ट में समझाया है कि हमें क्या क्या चीज़ें पूरे सिलेबस में कवर करनी है। अब मैं नेक्स्ट जो करने वाली हूँ वो है 2025 का क्वेश्चन पेपर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर सेट 1। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका।